हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। और इस सीरीज के द्वारा हम हिंदी पाठ्यक्रम के सभी प्रश्नों के द्वारा हम हिंदी पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। और इसी तरह उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चनों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो ये आज का हमारा 10वां सत्र है। और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को लिया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयेंद्र, यशपाल, रेणु, भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मैला आंचल और मनु भंडारी की महाभोज के प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा 41वां प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप जाकर पहले उन्हें देख सकते हैं। तो आज का चैनल प्रश्न लेते हैं। आंचलिक उपन्यास की शक्ति और सीमा टिप्पणी कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। और आंचलिक से क्या तात्पर्य है? किसी अंचल की रहन सहन और सांस्कृतिक विशेषताओं जो मूल सामसिक संस्कृति का हिस्सा होते हुए भी अलग दिखती है। आंचलिक का मतलब भाई एक लोकल या ग्रामीण या स्थानीय स्थानीय परिवेश का रहन सहन, उसकी स्थानीयता को बताते हुए। तो इसका परिचय हम इस तरह से प्रारंभ करेंगे कि प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास में रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि यही से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हुई। अब आंचलिक उपन्यास की शक्ति या विशेषताएं, तो पहला इसमें कोई भी पात्र नायक नहीं होता, बल्कि जो आंचल ही नायक होता है। दूसरा, चरित्रों की अधिकता, क्योंकि बहुत से चरित्र मिलकर ही आंचल के जीवन को समग्रता प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, इसका उद्देश्य ना तो किसी विचारधारा की स्थापना करना होता है, ना ही समस्याओं के समाधान की प्रस्तुति करना। इसका उद्देश्य आंचल का बहुआयामी व जीवंत चरित्र प्रस्तुत कर देना है। चौथा, इसमें कथा बिखरी होती है, क्योंकि चरित्रों व घटनाओं की अत्यधिक संख्या के कारण कथा को एक सूत्र में बांधना संभव नहीं होता। पांचवा, इसमें आंचल की देशज भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है, मतलब स्थानीय भाषा का इसमें अधिक प्रयोग होता है। छठा, इन उपन्यासों में प्रकृति का वर्णन अधिक होता है, कि भाई आसपास का वातावरण, वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किस तरह से है, और प्राकृतिक वातावरण किस तरह से है, प्रकृति वातावरण, तो उसके बताने के लिए इन उपन्यासों में लोकल या ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा विस्तृत तौर पर उन्हें बताया जाता है। इसकी सीमा या कमियां क्या हैं आंचलिक उपन्यास की? इसके कथानक एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं, कि भाई कथानक भाई एक ही स्थान पर स्थित हो जाते हैं, कि ग्रामीण लोकल जगह पर एक ही स्थान पर। और दूसरी कमी, क्षेत्रीय या स्थानीय रंगत को बढ़ावा मिलता है, जो कि अच्छी बात है कि भाई स्थानीय और क्षेत्रीय विकास होगा तो अपना आप ही। बट इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भाव उपेक्षित हो जाता है। वह उनके राष्ट्रीयता के बारे में बिल्कुल और कुछ भी बात नहीं हो पाती। तीसरा, आंचलिक उपन्यास जीवन की समस्याओं की अपेक्षा प्रकृति के सौंदर्य को विशेष महत्व देता है। आंचलिक उपन्यास की समस्या भाषा के प्रयोग से संबंधित है, क्योंकि स्थानीय भाषा होने के कारण अन्य क्षेत्रों के लोगों को समझने में कठिनाइयाँ होती है। आंचलिक उपन्यास के कुछ उदाहरण देखेंगे हम, जैसे मैला आंचल, आधा गांव, प्रति परिकथा या कब तक पुकारूं। इसका निष्कर्ष हम इस तरह से लिखेंगे
के आंचल विशेष को संपूर्णता से चित्रित करने के लिए लेखक स्थानीयता का प्रयोग एवं स्थानीय भाषा प्रयोग करता है, लेकिन स्थानीयता के कारण कई बार अन्य क्षेत्र के पाठकों के लिए इनकी भाषा एवं स्थानीय चित्रण के कारण समझने में समस्या भी होती है। किंतु इन समस्याओं के होते हुए भी आंचलिक उपन्यास का अपना महत्व है, जिसे स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये हमारा 42वां प्रश्न है। वास्तव में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से होता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास के यथार्थवाद से पूर्व हिंदी उपन्यास साहित्य पाठकों के मनोरंजन की वस्तु था और उनके मन बहलाव का खिलौना था। प्रेमचंद ने पूर्ववर्ती उपन्यास साहित्य के सर्जन काल को उपन्यासों का बालक्य काल कह सकते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास के विकास को अवरुद्ध करने वाले कारणों को समझा और उनको दूर करने की चेष्टा की। उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास की दिशा बदल दी। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हिंदी उपन्यास कल्पना लोक से इतर वास्तविक जीवन के ठोस धरातल पर आ गया है। तो प्रेमचंद ने पहली बार इस सत्य को पहचाना कि उपन्यास सो उद्देश्य होने चाहिए, अर्थात उपन्यास या कोई भी साहित्य विद्या मनोरंजन के लिए नहीं होता, वह मानव जीवन को शक्ति और सुंदरता प्रदान करने वाली सो उद्देश्य रचना होती है। दूसरा, प्रेमचंद के उपन्यास में मानव जीवन के चारों ओर फैले हुए जीवन और अनेक सामाजिक समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवा समस्या, अस्पृश्यता, मध्य वर्ग की कुंठाएं आदि ने अभिव्यक्ति पाई है। वही प्रेमचंद के आने के बाद इन समस्याओं को केंद्र में लाया गया है कि पहले तिलस्मी या फिर मनोरंजक जो उपन्यास होते थे, उनके बदले अब केंद्र में ये चीज़ें आई हैं, लोगों के जीवन की समस्याओं का बताया गया है। अगला इसमें देखते हैं हम कि प्रेमचंद मूलतः उस भारतीय संस्कारों के समर्थक थे जो सेवा, त्याग, परोपकार, संतोष, सत्याचरण आदि विशेषताओं को खो चुका समाज को वापस उससे रूबरू कराना था। चौथा, चित्रणीय विषय के अनुरूप शिल्प के अन्वेषण का प्रयोग हिंदी उपन्यास में पहली बार प्रेमचंद ने ही किया। पांचवा, प्रेमचंद के द्वारा प्रस्तुत किए गए दृश्य अत्यंत संजीव, गतिमान और नाटकीय है। प्रेमचंद के उपन्यासों में विशेषतः गोदान में भाषा का वैविध्य जितने स्तरों पर दिखाई पड़ता है, वह हिंदी के उपन्यास साहित्य में अब तक दुर्लभ है। कि भाई गोदान के अंदर कई तरह की भाषाएं और लोकल और स्थानीय भाषा और हिंदुस्तानी भाषा, इन सब का प्रयोग आपको दिखेगा। सातवां, उपन्यास को मनोरंजन की सीमा से मुक्त किया एवं उपन्यास की पठनीयता को क्षति पहुंचाए बिना उपन्यास को जीवन और समाज के व्यापक सत्य से जोड़ा है। आठवां, उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लिए भी जीवन तैयार किया है। नौवां, उन्होंने राजभक्ति और देशभक्ति के द्वंद्व से भी अपने को मुक्त किया और स्वाधीनता आंदोलनों की श्रेष्ठ भूमि में ब्रिटिश राज की अनविरोधी साम्राज्यवादी भूमिका को विस्तार पूर्वक अंकित किया है। और 10वां, उन्होंने सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव के महत्व को कदाचित पहली बार इतनी गंभीरता पूर्वक समझा और हिंदू मुस्लिम के साझा कार्यभार की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। इसमें निष्कर्ष लिखेंगे कि प्रेमचंद ने उपलब्ध उपन्यास के स्वरूप को ही नहीं बदला, उपन्यास की अवधारणा में भी इस परिवर्तन को देखा जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद से ही वस्तुतः उपन्यास को वह स्वीकार्यता प्राप्त हुई कि उसे लुक छिप कर पढ़े जाने के बजाय
किशोर और युवा मानसिकता के संस्कार निर्माण की दिशा में एक सहायक और अनिवार्य घटक माना जाने लगा। निष्कर्ष रूप में प्रेमचंद काल को हिंदी उपन्यास का स्थापन काल कह सकते हैं। तो ये इसका निष्कर्ष हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये हमारा 43वां प्रश्न है। प्रेमचंद उत्तर मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा की कथ्यगत और शिल्पगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास प्रेमचंद उत्तर उपन्यास परंपरा की महत्वपूर्ण धारा है। इन उपन्यासों में बाह्य जगत के स्थान पर अंतर जगत को कथ्य के रूप में चुना गया है। मानव मन की गहराइयों को टटोलने का जो प्रयास इन उपन्यासों में दिखाई देता है वह अपने आप में अनूठा है। मनोवैज्ञानिक शिल्पगत प्रयोग धर्मिता की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक उपन्यास हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन उपन्यासों में घटनाएं, गौण तथा चिंतन मनन विश्लेषण प्राथमिक हो गया है। इसमें चरित्र वर्गगत न रहकर वैविक्त्य हो गए हैं। साथ ही चरित्र भू-आयामी और द्वंद्व से जूझते हुए नजर आने लगे हैं। चूंकि इन उपन्यासों में मनुष्य के भाव जगत का विश्लेषण किया जाता था, अतः भाषा स्वाभाविक रूप से प्रतीकात्मक हो गई। उदाहरण के तौर पर मृणाल का यह कहना है कि मैं चिड़िया हूँ, जानना चाहती हूँ, इसी प्रतीकात्मकता की अभिव्यक्ति है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास कथ्य शिल्प दोनों ही स्तरों पर अपने मौलिक प्रयोगों की दृष्टि से विशिष्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये आखिरी प्रश्न है। वर्तमान समय में तमस उपन्यास की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि तमस भीष्म सानी के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। वे सामाजिक यथार्थवाद से जुड़े हुए रचनाकार थे। अतः अपने अन्य उपन्यासों की तरह उन्होंने तमस में भी समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं को कथा वस्तु के आधार बनाया है। अब तमस जो है एक संस्कृत शब्द है और तमस का मोटे तौर पर यदि मतलब देखें तो तमस एक शक्ति होती है जो कि अंधकार, विनाश, अज्ञानता, सुस्ती, मृत्यु और प्रतिरोधों को बढ़ाता देती है। तमस प्रभावित जीवन का परिणाम क्रम के अनुसार अवगुण होता है। तो इसकी संरचना में तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता की समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। चूंकि यह समस्या आज के भारत के समक्ष भी गंभीर चुनौतियां हैं, जो 1984 के सिख दंगों, 2002 के गोधरा कांड और हाल ही में हुए मुजफ्फरनगर के दंगों के रूप में समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। अतः सांप्रदायिकता तनाव की निरंतरता स्वतः तमस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाती है। तमस में सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को माना गया है, जो कि वर्तमान भारत की वोट बैंक पर आधारित राजनीति पर भी लागू होता है। इसी तरह कई बार राजनीति पार्टियां अपने चुनावी हितों को साधने के लिए आज भी सांप्रदायिक तनावों को बढ़ाने से परहेज नहीं कर रखती हैं। आज भी प्रशासन का सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यवहार तमस के मिस्टर रिचर्ड की तरह ही निष्क्रिय और संवेदनशील बना हुआ है। तो इसका निष्कर्ष होगा कि उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि तमस देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अनलॉक जीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।